हेक्सासाइनोफेरेट के अंदर सिंबलाइजेशन लिखना है। आईयूपीएसी नेम हमने लिख दिया है, सिंबलाइजेशन ऑब्वियसली सिंपलेस्ट दिया है। और यहाँ वेरी गुड, ये बहुत सिंपल है। बस आपको ये बताना है कि पोटेशियम के लिए ये आ गया, उसकी वैलेंसी बना, हेक्सासाइनो का है तो CN6 आएंगे। फेरेट का मतलब आयरन, क्योंकि फेरेट 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इन सबका माइनस। यहां से ब्रैकेट के ऊपर जो एवरेज चार्ज या सम ऑफ चार्जेस आ रहा है वो -4 आ रहा है। ये 1 है और ये 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनते हैं तो K4FeCN6 बनेगा। तो ये 4 कैसे आया, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो बच्चे छोड़, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अधिकतर गलती होती है जब बाहर सल्फेट या कुछ और हो और ब्रैकेट में चार्ज +3 आ। एक और बोल देता हूँ, वो लिखिए, हेक्सा एक्वा आयरन 3, हेक्सा एक्वा आयरन 3, रोमन में 3, आयरन 3 सल्फेट, हेक्सा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। बताइए हेक्सा एक्वा आयरन 3, वेरी वेरी, ये है हेक्सा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। तो यहाँ पे पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाटर टाइम लिख देंगे, तो ये हेक्सा एक्वा आयरन है, Fe लिख दिया, 3 है, ये +3, ये 0 है, और इन दोनों का सम किया तो नेट चार्ज +3 आ रहा है, और ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है, सल्फेट -2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनते हैं, तो ये हो गया FeH2O6 टाइम होल ट्वाइस और SO4 होल प्लस। कोई डाउट? क्लियर? ये 2 और 3 जो छूट जाते हैं ना, मैं उसके लिए आपसे कह रहा हूँ, ये आपसे नहीं, ठीक है? कोई डाउट? नेक्स्ट हेडिंग का नाम लिखते हैं आइसोमेरिक। आइसोमेरिक बेटा, आइसो का मतलब सेम, मेरिक का मतलब पार्ट्स या ये कहें कंस्टिट्यूएंट एटम्स। तो बेसिकली यहाँ इस वर्ड का मतलब सेम है, और क्या चीज सेम है वो ये लिखा है, कंस्टिट्यूएंट एटम पार्ट्स, जिसे हम सिंपल भाषा में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। यानी अगर कभी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। फॉर्मूला सेम है लेकिन कोई ना कोई तो अंतर है, अंतर क्या है वो पीछे लिखिए, ये कंसेप्ट है। तो आइसोमेरिक के पीछे जो कुछ लिखा है वो उनकी प्रॉपर्टीज में अंतर है। तो व्हाट इज आइसोमेरिक बेटा? व्हेन 2 or more compounds have same molecular formula but they differ in properties, किसी ना किसी प्रॉपर्टी में उनमें अंतर होगा, और वो यहाँ लिखा होगा क्या अंतर। Is it clear? When 2 or more compounds have same formula but differ in properties are isomers of each other, and this phenomenon is known as isomeric. पहले क्लियर है आइसोमेरिक की डेफिनेशन क्या है? ठीक, मतलब सिंपल लॉजिक, जैसे बचपन में आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए गए थे खेलने के लिए, तो लेट सपोज 2 कंट्रीज के बच्चे हैं, इंडिया है एक और किसी कंट्री का है, तो उनको दे दिए गए ब्लॉक्स, दोनों को सेम डब्बा है ब्लॉक का, सेम टाइप के ब्लॉक है। तो इंडिया वाले बच्चे ने कंप्यूटर बना दिया, उस ब्लॉक को जोड़ जोड़, दूसरे बच्चे ने गन बना दी। इज इट क्लियर? तो ये तो आप क्लियर है वो किस कंट्री का होगा फिलहाल। तो आपकी इच्छा है, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या उसी से गन भी बन जाएगी, ब्लॉक से तो बन सकती है। इज इट क्लियर? तो क्लियर है ना क्या है कि दोनों में अंतर क्या है? ब्लॉक्स तो सेम थे, एक कुछ ना कुछ अंतर किया उन्होंने, स्ट्रक्चर अलग अलग बनाए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक। इज इट क्लियर? तो आइसोमेरिक 2 तरह की होती है बेसिकली, एक होती है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक,
पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा तो स्ट्रक्चर फुल बच्चों क्लियर है। एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी व्हाट इज स्टीरियो, स्पेस में अंतर। स्टीरियो होता है 3D स्पेस के, जैसे आप ऑडियो खरीदते हो ना, वो स्पेस उसके ऊपर लिखा होता है स्टीरियो साउंड स्केप, तो दैट इज स्पेशियल अरेंजमेंट इज डिफरेंट, जिसके लिए वर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो अलग। क्या बेसिकली कहने का मतलब है, इन दोनों में क्या अंतर है बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सिंपल भाषा में ये मतलब है, जैसे ये बच्चा बैठा है और इसने जो है हेयर स्टाइल बना रखा है, तो इसने समवट इधर की ओर सारे बालों को ऐसे कर रखा है, ये हेयर स्टाइल। लेट सपोज ये कोई हरकत करे, जैसे जबरदस्ती हंस रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और लेट सपोज पड़ोसी कोई गुस्सा आ गया या मुझे आ गया, मैंने इसके बाल पकड़े और इसे थोड़ा सा शेक किया, और शेक करने के बाद लेट सपोज बेटा बात, लेट सपोज वो जो है दूसरी तरफ आ गया हेयर्स, तो रहे तो हेयर्स वही के भाई, खाली उनका ओरिएंटेशन चेंज होगा। पहले ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में था, अब ओरिएंट रहेंगे वही के वही, स्ट्रक्चर वही का वही रहा, लेकिन खाली क्या चेंज हो गया, ओरिएंट। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? लेकिन ये प्राणी अभी भी नहीं मान रहा है, ये अभी भी उतार हुए शैतानी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और अब गुस्सा आ गई ज्यादा, तो अब हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड तोड़ बाहर निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद राइट हैंड के ऊपर रख दिया, ये ले रख ले अपने राइट हैंड में, ले जा गई। इज इट क्लियर? तो अब इसने लेट सपोज वही हैंड जब छुड़ाया तो रिवर्स छुड़ गया, ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, उठा के इधर हाथ के ऊपर हाथ जोड़ दिया, यहीं से आगे लगा दिया, यहाँ से जोड़ दिया, तो ये चीज क्या हो गई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो एटम जहां लगा था वहीं लगा, बट रिलेटिव कहीं ना कहीं शेप या ज्योमेट्री चेंज हो रही है, तो वो आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी, ठीक है। या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार तरह की, कांसेप्ट एक ही चलेगा, और जिसको कांसेप्ट समझ में आ गया वो अपने आप क्वेश्चन करता है। जैसे आइसोमेरिज्म का कांसेप्ट क्या था, सेम फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन क्या आई, सेम फॉर्मूला वही आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही बदल जाए पूरा। और स्टीरियो में सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफर इन ओरिएंटेशन, 3D अरेंजमेंट। अब स्ट्रक्चर का पहला टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? क्लियर? अब इतना तो कॉमन सेंस है, कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन में ही पूछिएगा, यानी कोऑर्डिनेशन में दो कंपाउंड एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स? यानी वो आइसोमर्स जिसमें आयनाइजेशन की वजह से डिफरेंस दिखता है, दैट इज दे गिव डिफरेंट आयंस ऑन आयनाइजेशन। मतलब क्या है, ये मैंने कोई कंपाउंड ले लिया आयरन, यहाँ वाटर 4 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम, ब्रोमीन 2 टाइम, समवॉट ये, ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम जो भी, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रोमाइड आयन देगा आयनाइज के बाद। बट अगर ये अंदर चला जाए, क्लोरीन बाहर आ जाए, कहना का मतलब दूसरा कोई कंपाउंड हो जिसमें ये चीज हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, तो क्लोरीन की लिखनी पड़ेगी आयोडीन। अब दोनों का फॉर्मूला सेम, लेकिन अगर हम AgNO3 डालें तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो AgBr का लाइट येलो या येलो प्रेसिपिटेट दे रहा होगा, जबकि ये वाला जो बीकर होगा जिसमें सॉल्यूशन होगा उसमें AgNO3 डालने पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। That means the color of precipitate is different because the compounds are different. तो AgNO3 ऐड करने पे दोनों में अलग-अलग आ रहा है, यानी AgNO3 के साथ ये दोनों अलग-अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी अलग है, आयंस अलग। तो दिस आइसोमेरिज्म इज नोन एज आयन। बोलो बेटा क्लियर है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? बताओ। When the isomerism is due to, देखो फॉर्मूला तो सभी में है, when the isomerism is due to difference in the ion। अब ये किसमें हो, सोचो कब होती है ये आइसोमेरिज्म?
जब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं तब ये देखी जाती है, जब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के एनाइनिक स्पीशीज होनी चाहिए, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड 2 अलग अलग होनी चाहिए, जिससे कि क्लोराइड बाहर हो तो ब्रोमाइड अंदर और ब्रोमाइड बाहर हो तो क्लोराइड अंदर, 2 अलग अलग है। इज इट क्लियर? तो ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है, यानी बाहर एनाइनिक। एनाइनिक की क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में जनरली बाहर जो कैटाइन लगे होते हैं वो सेंट्रल मेटल की तरह काम नहीं करते, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे लगे होते हैं, वो सेंट्रल मेटल होते ही नहीं। जबकि अगर आयनाइजेशन करनी है तो उन्हें अंदर आना पड़ेगा, यहाँ सेंट्रल मेटल बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे कम कंपाउंड कम मिलते हैं जिसमें बाहर भी कोई ऐसा आयन हो जो सेंट्रल मेटल की तरह काम कर सके। इज इट क्लियर? फिलहाल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? 2 कंपाउंड का फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उन 2 कंपाउंड में आपस में कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए। ये हो गया आपका आयंस में अंतर, इसलिए आइसोमेरिज्म आयन। क्लियर है? लिखो जल्दी से। मैं स्टार्टिंग से बोल दे रहा हूँ, हेडिंग का नाम था आइसोमेरिज्म, अगर आपने लिख दिया तो ठीक था। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन थी when 2 or more compounds have same molecular formula, when 2 or more compounds have same molecular formula but they differ in their properties, when 2 or more compounds have same molecular formula but they differ in their properties, फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी कोई ना कोई अंतर है। when 2 or more compounds have same molecular formula but they differ in their properties, they are said to be isomers of each other. They are said to be isomers of each other, and this phenomena is isomerism. इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी चीज को आइसोमेरिज्म कहते हैं। when 2 or more compounds have same molecular formula but differ in properties, then this phenomena is isomerism. They are isomers of each. Clear है बेटा पहला? ठीक। नेक्स्ट लिखें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऐसे के लिख लीजिए 2 टाइप्स। पहला यूरोपियन आइसोमेरिज्म, EUROPEI, जो भी वैल्यू स्पेलिंग होती लिख लो। यूरोपियन आइसोमेरिज्म, अच्छा हाँ याद है ना, वेरी गुड। नहीं कई लिख भी लेते हैं फिर मुझे बता रहे होते नहीं सर यूरोप की स्पेलिंग ये नहीं है, यहाँ लिखना है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। लिख लिया आपने बेटा? लिख लिया ना? यूरोपियन आइसोमेरिज्म। बेटा यूरोप की स्पेलिंग क्या थी? क्या थी यूरोपियन की? अच्छा क्यों लिख रहे थे दोबारा? अच्छा आपको लगा यूरोपियन एक पैराफ्रेज वर्ड है उसी का। ओके, यूरोपियन कोई वर्ड नहीं है, तो खाली फंबल करके बोला जाता है जिससे कि ये पता लग रहा है कोई बच्चे ना खाली लिख रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन को लिख लेना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा ये ठीक है, लिख लो स्ट्रक्चर। आइसोमर्स डिफर ओनली इन देयर स्ट्रक्चर। आइसोमर्स डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चर, सॉरी, आइसोमर्स डिफर्स इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, isomers differ in their structural formula, that is their basic IUPAC name is different. बेटा इनका जो सिंपल IUPAC नेम होता है ना वो एकदम अलग अलग है। पता है क्या, स्टीरियो में भी IUPAC नेम अलग ही होगा क्योंकि IUPAC सबके लिए एक एक है, बट स्टीरियो में बेसिक IUPAC नेम सेम। समझ में आ रहा है क्या कहना? जैसे ब्यूटीन है ऑर्गेनिक की भाषा में ब्यूटुइन, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब होगी तो वो होगी सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन। कहने का मतलब ब्यूटीन वही रहेगा, ब्यूटुइन वैसे ही रहेगा, पीछे बस लगा दिया होगा सिस ट्रांस डी एल पीछे लग जाएगा, बाकी बेसिक नाम वही होगा। स्ट्रक्चरल में क्या होगा, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, वो जो बेसिक नाम है उसी के अंदर अंतर दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे तो आपको आईयूपीएसी नाम में अंतर, जबकि आप स्टीरियो पढ़ोगे तो आपका आईयूपीएसी नाम सेम होगा, बेसिक नाम सेम होगा, पीछे सिस ट्रांस या डीएल लगा होगा और कोई अंतर नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो बाद में लिखिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बेटा ये 4 तरीके की कैटेगरी है वही हम पढ़ रहे हैं, बाकी बुक्स में आपको 5 या 6 तरीके की मिलेगी, बट
पहले 4 अगर आपको समझ में आ गए तो वो 5वां और 6वां आप खुद समझ जाओगे, गारंटी है, आपको अपने आप उसका मतलब पता लग जाएगा। व्हाट इज आयनाइजेशन? हेडिंग डालो जल्दी से पहली, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। Isomers differs on the types of ion. Isomers differs on the types of ions. Types of ion ही बदल जाता है obtained after ionization. कोई क्लोराइड दे रहा, कोई ब्रोमाइड, कोई आयोडाइड, आयन पूरा बदल जाता है। Isomers differs on the types of ions obtained after ionization. क्लियर है? एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है? और ये ध्यान रखना, कोशिश करिएगा एग्जांपल इस भाषा में मैं लिख रहा हूँ, दैट इज यहाँ क्रोमियम है, वाटर 4 टाइम्स है, और यहाँ लेट्स सपोज वाटर 5 टाइम्स कर दे रहा हूँ सीधा, ठीक है? और ये है क्लोराइड बाहर है, डन डन। दूसरा बनाओ, इसका आइसोमर बनाइए और आईपीसी देखिए बेटा, और बेटा नाम और बेटा क्या लिखा, क्या लिखा है एक बोलो इधर से समझता, क्या लिखा है, क्या लिखा, बड़ी गलत बात है, गलत बात है। आप बोलो बेटा, क्या लिखा, आप बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्यों है 3? बॉर्डर तो 0 है, क्लोरीन -1, सल्फेट -2, मिला के -3, तो ये +3 हो गई होगा, कंपाउंड तो न्यूट्रल है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। वेरी गुड। पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 सल्फेट, ठीक है, क्लियर है बेटा? इसका सेकंड बनाया, बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें अधिकतर बच्चे ये क्लोराइडो बाद में बोलने लगते हैं और इसको अंदर लाने के बाद ही सल्फेट बोलते हैं, तो आपने नहीं किया, मैं इसी में कर दे रहा हूँ यार, ठीक है? ये सल्फेट आ गया और ये क्लोराइड चला गया, इज इट क्लियर? तो इसका नाम हो गया पेंटा एक्वा सल्फेटो क्रोमियम 3 क्लोराइड, बाहर आईडीई आएगा और अंदर वाले में ओ आएगा। वेरी क्लियर। तो ये होगी पहली आइसोमेरिज्म, दिस इज नेम्ड एज आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन का ही एक भाई बंधु है और उसका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी आपको दिख जाएगा, ये आयनाइजेशन का एक टाइप होता है, मतलब आयनाइजेशन से रिलेटेड है बट स्पेशल नाम दिया गया है हाइड्रेट, ठीक है? देखिए ये फॉर्मूला है CrCl3.6 वाटर, इससे कॉम्प्लेक्स फ्रेम किए गए बनाए, तो एक कॉम्प्लेक्स ये मिल गया Cr 6 के 6 वाटर अंदर, तीनों क्लोरीन बाहर, Cr वाटर 5 अंदर, एक क्लोरीन और 2 क्लोरीन और बचा हुआ एक वाटर बाहर, Cr वाटर 4 क्लोरीन 2 और 2 वाटर बाहर, एंड Cr वाटर 3 क्लोरीन 3 और बाहर 3 वाटर। ये आ गए इसके 4 एग्जाम्पल। बोलो बेटा, क्लियर है चारों एग्जाम्पल? देखिए चारों एग्जाम्पल में जरा अंतर देखो, क्या ऑब्वियसली क्लियर है,
वाटर का नंबर अंदर और बाहर बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ वाटर अंदर 6 बाहर 1 भी नहीं था, फिर अंदर 5, बाहर 1, 4, 2 और 3 थी, यानी वाटर का नंबर चेंज हुआ। एंड ऑब्वियसली जब वाटर बाहर आ रहा है तो कोई और नंबर भी चेंज हो रहा है, तो क्लोरीन अंदर जा रहा है। इज इट क्लियर? तो वाटर और क्लोरीन की वजह से क्या आपको आयनाइजेशन से रिलेशन दिखा? आयनाइजेशन में भी एक चीज अंदर जाती थी, दूसरी चीज बाहर, बट डिफरेंस क्या है? आयनाइजेशन में दूसरा एनाइन बाहर आता था, यहाँ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर बाहर, इसीलिए इन्होंने नाम चेंज किया। आयोनाइजेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो, नेचर ऑफ आयन बदलता था, क्लोराइड की जगह सल्फेट, यानी नेचर ही बदल। यहां ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ आयन तो वही रहा है ऑलमोस्ट, एक को छोड़ दे दो, और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ आयोनाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है, इसके स्पेशल आइसोमेरिक है। बेटा सिर्फ एक ही लिगेंड है जो ब्रैकेट के अंदर बाहर दोनों जगह हो सकता है, वो है वाटर। मतलब एक ही फॉर्म में वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी एक ही न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल चार्ज लिगेंड तो अंदर बाहर दोनों हो सकते हैं, न्यूट्रल बाहर एक ही आ सकता है, वो है वाटर। ठीक है, क्रोमियम का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो एनी डाउट इन दीस फोर? पहले क्लियर? तो इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन बने। बेटा पहला क्वेश्चन इन सबका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो वो तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर एक्वा, ब्रैकेट के बाहर हाइड्रेट, और यहाँ डाइहाइड्रेट लिखते ना, यहाँ डाइहाइड्रेट, बाकी क्लियर। ब्रैकेट के अंदर क्लोराइडो या फ्लोरो भी कहते हैं, ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड की। तो ये गलतियां सिंबल सिली मिस्टेक है, वो तो नहीं, उसको लिख के लास्ट में हाइड्रेट, मतलब पहले पूरा फॉर्मूला पूरा कर लो। जैसे अगर आपको याद हो ना, फॉर्मूला CaCl2 डॉट ट्वाइस H2O होता है, या ऑक्सैलिक एसिड डॉट ट्वाइस वाटर होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, है ना? तो फिर पूरा नाम लिख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, तो वो पूरा नाम लिख के फिर डाइहाइड्रेट जो भी है वो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया इन चारों में। अब इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, बताओ बेटा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी इन चारों में किसकी जाना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोलर कंडक्टेंस किसकी जाना? नहीं याद आया? लिमिटिंग मोलर बोले ओए, बताओ बेटा इन चारों में फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? मतलब सबके सबका 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा? फोर्थ वाले का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, वेरी गुड। आप बोलो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? वेरी गुड, बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट फोर्थ का ज्यादा है, वेरी नाइस। बताओ बेटा इसमें कौन सा ऐसा है which will give 1/3 of chlorine as precipitate, या on adding AgNO3 1/3 of chlorine can be precipitated? गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तीनों अच्छे क्वेश्चन थे और सभी आप लोगों के सही है, तीनों जनों के। बताओ बच्चों इनमें से which gives 2 ions on ionization, which gives 2 ions on ionization? आप लोग शांत रहो। This 2 ions on ionization, सही, गुड, ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा which has valency 2, which has valency 2? बोल बेटा, हाँ बोलो, सबकी सेम? अरे बात नहीं, बोल बेटा किसकी वैलेंसी 2 होगी? वेरी गुड, इसकी वैलेंसी 2 है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी सारे आंसर सही है। अब एक एक करके सारे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो समझ में आ जाए जिससे, ठीक है। एक लास्ट और पूछ लेते हैं, बताओ बेटा किसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, मॉलिक्यूलर वेट का 1/3 है? इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट का 1/3 है, वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट, दिस अभी आ जाएगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जिसके क्वेश्चन पूछे हैं सबके आंसर आपको बता दो। पहला क्वेश्चन हमारा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसकी ज्यादा है। तो आपको याद होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस आयंस पे डिपेंड करती है। लैम्डा एम किस किस पे डिपेंड करता है, दिस आयन प्लस दिस आयन का सम, उलरॉस लॉ, और एक आयन की कंडक्टिविटी दूसरे पे। तो मोलर कंडक्टेंस में ये 3 क्लोराइड होंगे, एक ये 4 आयन है, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो मोर द नंबर ऑफ आयन मोर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इसलिए आंसर ये है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था वैसे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, यानी यहाँ पार्टिकल ज्यादा है। तो वाटर में अगर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन आया तो यहाँ पार्टिकल ज्यादा है, तो यहाँ डिप्रेशन ज्यादा होगा, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। यहाँ पार्टिकल कम है तो इसमें डिप्रेशन कम होगा, सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, और डिप्रेशन कम होगा तो ऑब्वियसली इसका बाद का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। थर्ड पूछा था बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना एलिवेशन ज्यादा होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें पार्टिकल 4 है, इसलिए इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मोर द पार्टिकल मोर द एलिवेशन मोर द फाइनल बॉइलिंग, इसलिए ये आ। इसके बाद हमने आपसे पूछा था which will give 1/3 of chlorine as precipitate। तो भैया टोटल क्लोरीन 3 है, हमने कहा 1/3 प्रेसिपिटेट कर रही है, 3 का 1/3 1 होता है, तो 1 बाहर होनी चाहिए। तो ये 1 बाहर है, 2 अंदर है, ये तो होंगी नहीं, ये हो जाएगा, तो 1/3 will be precipitated। नेक्स्ट हमने पूछा था which will give 2 ions on ionization। तो भैया अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो क्लोराइड 2 बताने लगते हैं, बट आपका आंसर सही था, ये एक कैटाइन है, ये एनाइन है। तो 2 आयंस क्या है, एक कैटाइन एक एनाइन, 2 आयंस यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ 3 आयंस मिल रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ आयन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमने पूछा था which has equivalent weight, वैलेंसी 2, वही बात हुई है, वैलेंसी 2 किसकी है। तो यहाँ से जब क्लोरीन हटेगा Cl2 तो यहाँ पे चार्ज +2 आएगा, और Cl2 जो हट रहा है वो ट्वाइस Cl नेगेटिव है। तो चाहे आप माइनस चार्ज देखें चाहे प्लस देखें, टोटल चार्ज देखिए, तो इस पूरे यूनिट के ऊपर +2 आ रहा है, और यहाँ हर क्लोरीन पे -1 आएगा, और 2 क्लोरीन है तो यहाँ -2 हो गया, ये +2 हो गया। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3 है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन पूछा था इक्विवेलेंट वेट इज 1/3 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो E = m by वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होता है, तो यहाँ इसकी वैलेंसी 3 है। सारे क्वेश्चन क्लियर है। और कई बार इसके टाइट्रेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपको ऐसे सॉल्व करने होंगे, N1 = N2B, और नॉर्मेलिटी की जगह आप लगाएंगे वहां मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। ठीक है, मोलैरिटी वहां गिवन होगी, ये सारी चीजें गिवन होगी, और इससे आपकी वैलेंसी आ जाएगी, और वैलेंसी जैसी आएगी आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर। कई बार कहेंगे ना कि हमने ये कंपाउंड लिया, उसके 70 ग्राम लिए और उसके 70 ग्राम दूसरे से रिएक्ट करा दिए, सो एंड सो। तो आप उस समय अगर मास दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला आपका चेंज पे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वाला हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेशियो है तो ग्राम इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट वेट लेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी लिखेंगे, तो भी आपका सॉल्व होके वैलेंसी आके मिल जाएगा आंसर। इज इट क्लियर। आई होप सो आपने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए होंगे जो मैंने बोले। नहीं लिखे कोई बात नहीं, पहले आप हाइड्रेट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे, है ना। हेडिंग लिखें हाइड्रेट आइसोमर, जैसे लिखें विद अ स्पेशल काइंड ऑफ आयनाइजेशन, या आयनाइजेशन की एक काइंड मान लीजिए, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे भी लिगेंड्स का इंटरचेंज चल रहा है आयनाइजेशन स्फीयर के साथ, इसलिए आयनाइजेशन का ये एक पार्ट, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। It arises due to difference in number of water molecules. It arises due to difference in number of water molecules in. It arises due to difference in number of water molecules in coordination and ionization sphere. It arises due to difference in number of water molecules in coordination and
आयनाइजेशन स्फीयर, बेटा ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाटर का नंबर अलग हो जाएगा. It arises due to difference in number of water molecules in coordination at ionization space. ठीक है. 4 एग्जांपल इस फॉर्मूले की. CrCl3 H2O 6 times कोशिश करिए सेकंड का आईयूपीसी नेम लिख लें, क्योंकि या सेकंड या थर्ड किसी एक का आईयूपीसी नेम लिख लें. फर्स्ट का इजी है, सेकंड में क्योंकि दोनों वैरायटी है ना, क्लोरीन अंदर भी है बाहर भी है, इसलिए हाँ जो भी लिख लीजिए. हाँ बोल लो पहले आईयूपीसी होता है. पहला क्वेश्चन होता है हमारी आईयूपीसी की मिस्टेक होती है कि अंदर और बाहर वाटर को दोनों जगह हम एक्वा लिख रहे होते हैं या दोनों जगह हाइड्रेट लिख रहे होते हैं, वो गलती नहीं. ऐसे क्लोरीन अंदर है तो क्लोराइडो या क्लोरो लिखा जाता है, जबकि क्लोरीन बाहर है तो सिंपली क्लोराइड लिखा जाता है. नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, which gives more ions. बहुत सिंपल में चेंज कर दिया, more ions on ionize. अब बच्चों इसी के पैरेलल क्वेश्चन क्या हो गया, more ions से क्या मतलब आया आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले में मोलर कंडक्टेंस हो सकती है. तो जहां भी आयंस का नंबर बढ़ता है वो वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रूव है. तो विच गिव मोर आयंस का आंसर तो 1 हो गया, लेकिन अब मोर आयंस का मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो सकता था, ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता था, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो सकता था. तो वो इसके लिए. लेकिन अगर वेपर प्रेशर पूछ लिया या फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया तो उल्टा हो जाएगा. वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट किसके ज्यादा होंगे, क्यों, आयंस ज्यादा होगा तो लोअरिंग ज्यादा हो जाएगी या डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो बाद का तो कम हो जाएगा. तो बाद का वेपर प्रेशर इनका ज्यादा होगा, आयंस भी ज्यादा. अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, which gives 1/3 of chlorine as precipitate. ठीक है, which can give 1/3 of chlorine as precipitate. I hope so clear है बच्चों. 1/3 of chlorine कौन दे सकता है, ठीक है. तो टोटल क्लोरीन 3 है और 3 का 1/3 1 हो गया. डन. बेटा 3 का 1/3 तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसके लिए कैलकुलेटर की क्या जरूरत. अच्छा, मुझे लगा तुम कैलकुलेटर कर रहे हो. 3 का 1/3 तो डायरेक्ट आ गया, 1 याद है. नहीं, आईएससी में तो वैसे भी अलाउड है कैलकुलेटर तो, मतलब आईएससी में तुम्हारे यहाँ तुम तो 12 नंबर वाले हो, तुम्हारे. अच्छा पता है 5 बजे बाद भी डिलीट नहीं होगा. क्लियर है. चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला था कि इसमें टोटल 2 आयंस या 3 आयंस मिलेंगे. ठीक है, लिख लो अगला क्वेश्चन. which give 2 chloride ions on ionization, which gives 2 chloride ions on ionization. बताओ बेटा, हैं भाई तो चश्मा का नंबर पढ़ो भैया, अभी फर्स्ट लग रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ ले. इतना सरल क्वेश्चन में तू ऐसे करेगा. ठीक है, अब की मैंने क्लोराइड वर्ड जोड़ दिया, तो सिर्फ क्लोराइड है तो आपकी सेकेंड है, अब थर्ड नहीं. जबकि हमने पहले क्वेश्चन पूछा था which gives 2 ions, तब क्लोराइड नहीं बोला, तो एक ये हो गया. ठीक है, अगला लिख लो. in which normality is 3 times of molarity. In which normality is 3 times of molarity. अब आंसर फर्स्ट हो जाए.
ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैलेंसी या ये निकाल के क्वेश्चन करने हैं, दैट इज आईपी। चलो ये खत्म ही है ऑलमोस्ट, जल्दी से दो और देखते हैं। अगले का नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कुछ ना पढ़ना है इसमें, हमें सब आता है। नाम लिखो जल्दी से, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आई होप तो बेटा आपको सभी को क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ा जाता है, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तब होती है जब एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, वो शो करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेटा बता, एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? अरे मुझे लगता है चश्मे वाले बच्चे ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, ना तुम कुछ पढ़ के आए ना वो कुछ पढ़ के आई। हाँ बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? इतना सरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तुमने चश्मा क्यों नहीं लगाया? चलो रुक जाओ एक मिनट, बताओ। ठीक है, गुड, मतलब कंसेप्ट तो क्लियर। एग्जांपल बोलो। वेरी गुड, चॉइस ऑफ डोनर साइट कहना है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले में एक से ज्यादा एटम, मॉलिक्यूल नहीं, एक से ज्यादा एटम में एक्ट एज डोनर। तो जैसे एग्जांपल भी आपका सही है, डेफिनेशन भी इजी है। NO2ONO, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ डोनर है ऑक्सीजन। ये वाले एक वाटर, जहां हमने इमेज पढ़े हैं, वहां पेजेस पर वहां हमने 100 टर्म्स लिखा है। The compounds which have equivalent limit shows linkage at। वहां ये डायलॉग लिखा, आई होप लिखा है, नहीं लिखा है लिख लेना। ठीक है, अगर नहीं लिखा बाई चांस रह गया तो अब लिख लेना। अब लिखो जल्दी से, लिंकेज आइसोमेरिज्म shown by the complex which have shown by the complex which have एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। बेटा तीन ही लिगेंड हमारे कोर्स में एम्बीडेंटेड है, जैसे NO2ONO है, ऐसे CN नेगेटिव और NC नेगेटिव है, और SCN नेगेटिव, यार ये ना गलत है, NCS कुछ मुझे गलत ध्यान है। नहीं यार, वो अभी क्वेश्चन उस दिन कराया था, एक पूछा था किसी ने, तो नहीं वो दिया कुछ भी, वो डोनर आइटम था। एक बार फिर चेक कर लूंगा, उसने मुझे वेरिएंट बुक में दिखा दिया था, इस देखो तो कार्बन डोनर दिखा रहा था। मतलब IUPAC नेम में ही साफ लिखा था कि इसके नाम के आगे इट इज थायोसाइन, तो उससे थायोसाइन में सी डोनर था। मतलब एक बार फिर भी आप चेक कर लेना, मैं लड़ नहीं रहे, चेक कर लेना। डन, लिंकेज में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा लिंकेज है नहीं। एग्जांपल आप फ्रेम करके लिख लो, नहीं आया समझ में एग्जांपल फ्रेम करने का मतलब, ये आपने लिखा है FeX2O5 टाइम्स CN, या NO2 बेस्ट रहता है NO2, और यहाँ इसके चार्ज -1 है, ये +3 है, +2, दो क्लोरीन बाहर करके, और उसके बाद FeH2O5 टाइम्स ONO और बाहर, ठीक है, these are linked। अब बेटा NCERT के हिसाब से जो चौथा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेर। कोऑर्डिनेशन आइसोमेर, बोलो बच्चों क्या होता है कोऑर्डिनेशन? वेरी गुड, ये आइसोमेर तब देखी जाती है जब दोनों के दोनों आयन कॉम्प्लेक्स आयन, यानी सिंपल आयन हो गई, एक कैटाइन होगा और एक एनाइन, बोथ आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयन, नन ऑफ द आयन इज सिंपल आयन। नाउ यहाँ पे सेंट्रल मेटल मान लेते हैं थोड़ी देर में आयरन, और यहाँ पे लिगेंड आयरन के साथ लगा है कार्बन मोनोऑक्साइड, या बुक का एग्जांपल ले लेते हैं, निकल लगा है और कार्बन मोनोऑक्साइड लगा है, डन बेटा बात नहीं। और यहाँ पे लगा और क्लोरीन, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा निकल से कब होना
तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? अब एक बार बेटा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, कहना क्या है। यहाँ पे आपका एक सॉल्यूशन है जिसमें ये चीज आपको लग रहा है एग्जिस्ट कर रही है। निखिल सर को फोन करो, उनका फोन आया, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, ठीक है। आपने इन्हीं कंस्टिट्यूएंट को लिया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड, इनको दोबारा कॉम्प्लेक्स प्रेड किया या उसी कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा हीट किया कि ये बॉन्ड टूट जाए, और फिर ये रीअरेंज हो गए। और जब रीअरेंज हुए तो इसके लिगेंड उसके पास चले गए, लेट्स सपोज एक ही चला गया, और इसके लिगेंड इसके पास आ गए, ठीक है। यहाँ पे दिस और दिस, इज इट क्लियर? तो वो आइसोमेरिक जो लिगेंड के इंटरचेंज की वजह से, तो लिगेंड बदल गया ना, ये मत कहना सेंट्रल मेटल बदल गया। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना वो क्या रहा है भाई, दो सेंट्रल मेटल और लिगेंड उनसे जुड़े हुए, बॉन्ड टूट के इंटरचेंज होगा। कौन इंटरचेंज हुआ भाई? लिगेंड्स इंटरचेंज हुए। और इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ कॉपर लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड 3 टाइम्स, और यहाँ निकेल लिखेंगे, और ये बेटा कई बच्चे इसे देख के हमसे कहने लगते हैं अरे अब तो सेंट्रल मेटल बदल दो। ना बदलो, लिगेंड ही बदले। इज इट क्लियर? लिगेंड चेंज किया। बोले फिर तुमने इसे पहले काहे लिख दिए? बेटा इसलिए लिख दिए क्योंकि पहले कैटाइन आएगा फिर एनाइन आएगा। इस पे चार्ज +2 है, इस पे -1 है, दोनों को मिला के +1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, और यहाँ +2 और -3 मानना है। तो हमने लिखते समय इंटरचेंज जरूर किया है, बट इंटरचेंज खाली लिगेंड्स। ऐसे ही पहले का उल्टा ये आया। अब एक आध बच्चा जरूर कई बार कह देता है क्या दो दो इंटरचेंज नहीं कर सकते थे? मतलब जैसे हमने पहले ये कहा ना, एक क्लोरीन उधर गया एक, तो क्या दो क्लोरीन उधर नहीं ले सकते थे? तो वो गलत, नहीं ले सकते। बेटा क्यों? वेरी गुड। नहीं, थोड़ा और सही करो, बात वैसे आपकी यही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यहाँ दो क्लोरीन और दो ये लगे होते तो इस पे चार्ज +2 होता और इस पे -2 होता, तो इस पूरे पे न्यूट्रल हो जाता, कैटाइनिक एनायनिक नहीं बनता। इसलिए कैटाइनिक एनायनिक बनाने के लिए ही एक एक हमने इंटरचेंज दिखाया पहले, और उसके बाद पूरे पूरे चेंज। इज इट क्लियर? क्लियर है कैटाइनिक? जल्दी इट अकर्स इन cationic anionic complex. It occurs in cationic anionic complex. It arises due to interchanging the ligands. It arises due to interchanging of ligands. ठीक है? बताओ बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिक क्या होगा? एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखी है, लेकिन एबीसी में एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, कहने का मतलब नहीं आएगी। ठीक है, अब बताओ कोऑर्डिनेशन पोजीशन सोचना। अगर एक ही कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिज लिगेंड्स, अब आया समझ में क्या कह रहे हैं? ब्रिज लिगेंड यानी दो सेंट्रल मेटल है एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये रहा एक कॉम्प्लेक्स जहां आयरन है, यहाँ कोबाल्ट है, बीच में NH2 है, ब्रिज लिगेंड है। यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ लेट्स सपोज 3 वाटर, सपोज। अब समझ में आ गया? आ गया? ये उनके इधर तो ये उनके, तो यही वाला काम एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हो रहा होता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। ठीक है, व्हाट इज लिंकेज पोजीशन आइसोमेरिक? ओ सॉरी, लिगेंड पोजीशन आइसोमेरिक। लिगेंड पोजीशन आइसोमेरिक जैसे ये एक लिगेंड है और इसमें ये दोनों डोनर साइड, ठीक है, दैट इज प्रोपेन 1,3 डाइऑन। अब बाई चांस ये हो जाता तो ये भी
नया ही कंपाउंड बन जाता। तो लिगेंड के अंदर डोनर साइड की पोजीशन ही चेंज होता है, लिगेंड पोजीशन, ठीक है। आइसोमर ये भी कहला है, क्योंकि कंपाउंड अलग है। बट एनसीईआरटी में यही चार्ट है। इसके अलावा एक पॉलीमराइजेशन भी होती है, लेकिन वो 2 आइसोमरेज है ही नहीं, उसे पढ़ना ही नहीं। मतलब 2 फॉर्मूले दे रखे होंगे, पहले वाले फॉर्मूले का दूसरा वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट फुल नंबर मल्टीपल दिखेगा, टूटना तिकना चौकना, तो पॉलीमराइजेशन आइसोमरेज। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा तुम इससे ही पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमरेज। अगली हेडिंग डालो बच्चों, स्ट्रक्चर खत्म। यस सर। अगली हेडिंग है स्टीरियो आइसोमरेज। अरे पहले ना बताया तुमने, सॉरी बता दे।